हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मिशन 111 में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका अपना डीजी सर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक और खूबसूरत चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम से रिलेटेड, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हमें जानना है बोहर मॉडल के बारे में, और बोहर के मॉडल को एक्सप्लेन करने के पहले कुछ बातें हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ये थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी होती है वो वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। क्या कहती है थ्योरी? कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और ये वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पीड हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कुछ बातें इसके बारे में हमें ध्यान रखनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही होती है, नंबर 1। नंबर 2, इसको किसी भी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम। मीडियम का इसको रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, स्पेस में किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। इसको किसी स्पेशल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। और जब ये ट्रैवल करती है तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर दो फील्ड जनरेट होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और ये वेव उन दोनों फील्ड से राइट एंगल बनाकर ट्रैवल करती रहती है। कुछ इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये वेव जो है इस तरह से यहाँ पर ये ट्रैवल कर रही होती है, और ये जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसको, वेव को, एनर्जी के फॉर्म को, तो यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जानना जरूरी होती हैं। जैसे कि हर वेव का क्या होता है, हर वेव के लिए एक फ्रीक्वेंसी होता है। हर वेव का एक फ्रीक्वेंसी होता है, हर वेव का एक फ्रीक्वेंसी होगा, राइट। तो उस फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है? न्यू। अगर हम देखें तो उसका सिंबल हम क्या करते हैं? न्यू लेके चलते हैं। उसी तरह से हर वेव का एक वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है। हर वेव का एक वेवलेंथ क्या होता है? देखो यहाँ पर जो वेव हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पर इसकी जो ये पीक है और इसका जो नेक्स्ट पीक है, इन दोनों पीक के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? उस डिफरेंस को, उस डिस्टेंस को ही हम वेवलेंथ बोलते हैं। और ये वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल लैम्डा से। और ये जो लैम्डा और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। ये सभी बातें हमें याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व करेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये इक्वल टू आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाय लैम्डा। तो ये हमारा क्या हो गया? एक रिलेशन बन गया किसके लिए? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाय लैम्डा, है ना। क्लियर है बात? ये चीज़ें हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चाहिए। फिर जो नेक्स्ट टर्म है, जो नेक्स्ट बात है, देखो यहाँ पर कि मान लो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो लैम्डा से क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो कभी कभी इस तरह के रिलेशन भी हमसे पूछे जा सकते हैं जेई के अंदर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? न्यू 1 लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा न्यू 2 लैम्डा 2। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हमें लिखना यहाँ पे आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा ये सारा रिवीजन हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड अभी अगर हमें और बात करें तो और क्या टर्म हो सकती है? तो एक टर्म होती है यहाँ पर, हमारा जो नेक्स्ट टर्म होता है वो नेक्स्ट टर्म होता है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर, और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, इस तरह के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, मतलब न्यू वेव नंबर जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सारी बातें यहाँ पर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं
जो हमें पढ़ना होता है, जो हमें समझना होता है। अगली थ्योरी होती है हमारी प्लांक्स की थ्योरी। प्लांक्स की थ्योरी जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें ध्यान देना चाहिए, जो हमें रिवाइज करना चाहिए, वो है प्लांक्स की थ्योरी। प्लांक्स ने क्या कहा था? प्लांक्स का कहना है कि जब भी कोई बॉडी एनर्जी को रेडिएट करती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अच्छा एक बात और कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, क्या क्या नाम है इनके, तो इनके नाम भी हमें याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले होता है हमारा रेडियो वेव, एक होता है हमारा रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद आती है हमारी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आता है हमारा इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव के बाद आता है हमारा विजिबल रे। विजिबल रे, विजिबल रे आता है। विजिबल रे के बाद आता है हमारा यूवी रे। यूवी रे, और यूवी रे के बाद आती है हमारी एक्स रे। एक्स रे, और एक्स रे के बाद आता है हमारा गामा रे। गामा रे, गामा रे के बाद आता है हमारा कॉस्मिक रे। और इन सभी वेव्स की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे रेडियो वेव लो, चाहे माइक्रोवेव लो, चाहे इंफ्रारेड लो, सबकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इनमें से किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन 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 ये जो सभी वेव हैं इनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, इन सभी वेव्स का जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है। तो जब हम रेडियो वेव से कॉस्मिक रे की तरफ जाते हैं, जब हम रेडियो वेव से कॉस्मिक वेव की तरफ जाते हैं, कॉस्मिक रे की तरफ जाते हैं, तो इनका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज करता है। वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो जब आप इधर से इधर जाएंगे वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। तो इस वेवलेंथ के, जब हम रेडियो वेव से कॉस्मिक रे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो अब हम बात कर ले तो थोड़ा सा प्लांक्स की थ्योरी के बारे में। प्लांक्स की थ्योरी क्या कह रही थी? प्लांक्स की थ्योरी कहती है कि जब भी कोई भी बॉडी हो, अगर वो क्या कर रही है, कुछ एनर्जी क्या कर रही है? रेडिएट कर रही है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर रही है? वो रेडिएट कर रही है, रेडिएट करती है। तो वो जो रेडिएशन होता है वो ट्रैवल करता है कंटिन्यूस एनर्जी के फॉर्म में, रेडिएशन नहीं होता है, एक डिसकंटिन्यूस रेडिएशन का फॉर्म होता है। एक डिसकंटिन्यूस रेडिएशन का फॉर्म होता है, और वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में ही क्या करती रहती है? कंटिन्यूसली ट्रैवल करती है। और इस डिसकंटिन्यूस फॉर्म को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी का ही दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। और फॉर लाइट्स, अगर हम लाइट्स के बारे में बोलें कि अगर लाइट जो होती है, जो हमारी सन की लाइट है या हमारे लाइट सोर्स से जो निकलने वाली जो लाइट है ना, वो लाइट जब ट्रैवल करेगी एनर्जी के डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, तो उस लाइट के फॉर्म को हम बोलेंगे, उन क्वांटास को हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स आर क्वांटास ऑफ लाइट। फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमारी बॉडी से भी एनर्जी का रेडिएशन हो रहा है ना। हर ऑब्जेक्ट की बॉडी से कुछ न कुछ एनर्जी का रेडिएशन होता है, और वो एनर्जी का जो रेडिएशन होता है उन्हें हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, उन्हीं को हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। और तो प्लांक्स ने सिद्धांत दिया कि ये जो एनर्जी होती है क्वांटा की, ये एनर्जी जो होती है, ये जो एनर्जी होती है, जो किसी भी क्वांटा की एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की। जो लाइट जो रेडिएट हो रही है, उस लाइट की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस लाइट की वेवलेंथ से, उस एनर्जी की वेवलेंथ से। जो भी एनर्जी वहाँ पर रेडिएट हो रही है, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो विजिबल लाइट भी हो सकती है, वो एक्सरे भी हो सकती है, वो अल्ट्रा वायलेट रे भी हो सकती है, वो इंफ्रारेड वेव भी हो सकती है, वो माइक्रोवेव वेव भी हो सकती है ना। और वो एनर्जी जो भी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ से। तो यहां पर जो बात हो रही है, एक फोटोन जो होता है, एक एनर्जी पैकेट की जो एनर्जी होती है E बराबर हो जाएगी, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो यहाँ पे जो बाबूजी हैं प्लांक्स की, इनका एक कांस्टेंट आ जाएगा H न्यू, या हम लिख देंगे। और ये जो न्यू होता है, याद करो न्यू को हमने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? C/2
लेमडा। याद करो, देखो यहाँ पे लिखा है c बाय लेमडा, तो न्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c बाय लेमडा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच सी बाय लेमडा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक क्वांटा की एनर्जी है। कितने क्वांटा की एनर्जी है, एक क्वांटा की, मतलब एक क्वांटा के पास जो एनर्जी होगी वो एच न्यू के बराबर होगी। मान लो वहां पे दो क्वांटा होंगे तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, दो क्वांटा होंगे तो एनर्जी हो जाएगी 2h न्यू। अगर तीन क्वांटा हुए तो 3h न्यू। तो मान लो अगर हमारे पास टोटल एनर्जी कभी हमें निकालनी है और वहां पे n नंबर ऑफ क्वांटा हुए तो n नंबर ऑफ क्वांटा के लिए n ले लेंगे इनटू h न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक क्वांटा की एनर्जी। यहां हम लिख सकते हैं n एच सी बाय लेमडा। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाली बात हमें तब यूज़ करनी है जब हमारे पास एक से ज़्यादा क्वांटा के फॉर्म में एनर्जी गिवन है, या हमें पता करना है कितने नंबर ऑफ फोटोन हैं, या कितने नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स हैं, या कितने नंबर ऑफ क्वांटाज एमिटेड हुए हैं उस लाइट सोर्स से। अगर हमें ये निकालना है तो टोटल एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, उसको हम निकाल लेंगे एन एच सी बाय लेमडा से। और यहाँ पर जो एच का वैल्यू होता है वो एच का वैल्यू होता है 6.624 इंटू 10 की पावर -34। और यहां पर जो इसकी यूनिट है, अगर हम चाहें तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। ई बराबर होता है एच न्यू, तो एच का यूनिट क्या हो जाएगा, ई बाय न्यू, राइट। तो एच जो है एनर्जी का यूनिट होता है जूल और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होता है ना, या तो सेकंड इनवर्स होता है। तो यहां पर जूल हर्ट्ज इनवर्स भी लिख सकते हैं या जूल सेकंड भी लिख सकते हैं, जूल सेकंड। तो यहां पर इसका यूनिट क्या हो जाना चाहिए, जूल सेकंड हो जाना चाहिए। और एक जूल जो होता है, एक जूल जो होता है उसमें 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो अगर मैं इसे अर्ग में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो H बराबर मैं लिख सकता हूं 6.624 इंटू 10 की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -34 इंटू 10 की 7, तो ये अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्ग सेकंड में आ जाएगा आंसर। तो फाइनली H बराबर 6.624 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। सर ये वाला एक्सप्रेशन हमें कब यूज़ करना है, जब हमारे पास सीजीएस सिस्टम में यूनिट चल रही हो, और ये वाला हमें कब यूज़ करना है, जब हमारे पास एमके सिस्टम में यूनिट चल रही हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो एनर्जी हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम लिख सकते हैं E1 बाय E2 बराबर न्यू1 बाय न्यू2। ये एक्सप्रेशन भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो दो अलग अलग एनर्जी को अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम यहाँ पर वेवलेंथ की मदद से इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें तब काम में आएंगे या तो हमें एनर्जी का रेशो निकालना है, या एक एनर्जी गिवन है दूसरा एनर्जी निकालना है, या हमें उन्हें वेवलेंथ से रिलेटेड करना है या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड करना है। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए। ये रिवीजन आपके बहुत काम का हो जाएगा। फिर आते हैं अब हम आपके इंपॉर्टेंट बोहर्स के मॉडल के ऊपर, है ना। बोहर्स का मॉडल क्या कहता है, देखो बोहर्स मॉडल हमने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो सबसे पहले हम बोहर्स मॉडल की बात करेंगे। तो बोहर्स का मॉडल क्या कहता है, देखो बोहर्स मॉडल का मतलब क्या है, हम एटम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। तो भाई एटम दिखता कैसा है, तो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स, बोहर्स के बारे में, बोहर्स की जो बातें हैं, बोहर्स के मॉडल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, किसी भी एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। बोहर भी कहता है कि हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का साइज ओवरऑल एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। और इस न्यूक्लियस के सराउंड में कुछ फिक्स्ड पाथ होते हैं। इन पाथ को बोहर ने बोला, इन पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट, या कहते हैं इस पाथ को स्टेशनरी पाथ, स्टेशनरी पाथ, या इसे कहा जाता है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, या इन्हें कहा जाता है कभी कभी फिक्स्ड पाथ। ये सभी नाम इसके लिए आप बोल सकते हो, याद रखना ये सभी नामों से एग्जाम में कोई क्वेश्चन में कोई भी बात आ जाए। तो बोहर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक एटम के अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है
और सराउंडिंग में बहुत सारे एनर्जी के पाथ होते हैं और इन एनर्जी के पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है। और जब ये रिवॉल्व करता रहता है तो इससे रिलेटेड कुछ बातें बोहर्स ने कही, जैसे कि पहली बात कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, किसके बीच में, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों के बीच में एक कूलम्बिक फोर्स काम कर रहा होता है। और ये फोर्स हो जाता है के Q1 Q2 बाय R, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का। तो ये हम लिख सकते हैं के Q1 कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और यहाँ पर चार्ज होता है ZE, तो इसको लिख देते हैं ZE² बाय R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट में तो यहाँ है, अगर सेकंड ऑर्बिट में तो यहाँ इतना डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे जैसे हम और इस न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, ये डिस्टेंस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर कोई भी एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग है और एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है इसका, इसको FC ले लेते हैं, इसको FE ले लेते हैं। ये FC का वैल्यू होता है mv² डिवाइड बाय R। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों फोर्स जो होते हैं लगभग बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो अगली बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इस एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो mvr होता है। कितना होता है, mvr होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस, जिस भी ऑर्बिट में, जिस भी पाथ में वो घूम रहा होता है, ये एंगुलर मोमेंटम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का होता है। इसका ये भी कहना है कि जिस किसी का भी एंगुलर मोमेंटम जो होगा, पर्टिकुलर एक पाथ का एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा और इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर पाथ पे ही चक्कर लगाएगा, एक फिक्स पाथ पर ही चक्कर लगाएगा। तो क्या क्या बात हमने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पहली बात कि यहाँ पर जो हमारा बोहर्स का मॉडल जो है वो क्या कह रहा है, बोहर्स का मॉडल कह रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में बहुत सारे पाथ होते हैं और ये फिक्स एनर्जी पाथ होते हैं, और यहाँ पर इनका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, साथ में वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, mvr। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिर से लिख देते हैं एक बार, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना है, mvr। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा देखो, जब भी कोई बोहर्स के मॉडल की बात करे तो और क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो हर एक ऑर्बिट की यहाँ पे देखो एक रेडियस होगी। तो ये जो रेडियस होती है बोहर्स ऑर्बिट की, वो रेडियस होती है, कैलकुलेटेड है ये 0.529 n² बाय z, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के स्क्वायर से। n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर, इसमें n होता है ऑर्बिट का नंबर, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। और z क्या है यहाँ पर, ये है एटॉमिक नंबर। एक z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बोहर्स का मॉडल जो होता है वो सभी तरह के एटम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। बोहर्स का जो मॉडल होता है वो सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर एप्लीकेबल है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कौन कौन होता है, हाइड्रोजन एटम, हीलियम पॉजिटिव चार्ज, लिथियम डाई पॉजिटिव चार्ज, बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव चार्ज। इस तरह के कुछ आयंस और एटम्स हैं जहां पर ये थ्योरी एप्लीकेबल है। उनके लिए हम रेडियस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ
बोहर्स मॉडल। और बोहर्स मॉडल में रेडियस कितना होता है 0.529 नेन स्क्वायर बाई जेड, और इसका यूनिट जो होता है वो एमस्ट्रॉन्ग होता है। एमस्ट्रॉन्ग क्या है, लेंथ का यूनिट है। एक एमस्ट्रॉन्ग के अंदर 10⁻⁻10 मीटर में होते हैं और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं दो अलग अलग एटम के या सिमिलर एटम के बीच में रेडियस का रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं, तो रेडियस के जो रेशोज होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे n से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे z से। अब ये रिलेशन हमें कैसे अप्लाई करना है, ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, जो एक पर्टिकुलर रेडियस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसकी एक वेलोसिटी भी तो होगी बेटा, और वो वेलोसिटी vn कितना होगा, ये जो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो इसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10⁻6 z बाय n। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z से। मतलब z का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लो अगर मैं बोलता हूँ हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन, एक एटम है हीलियम प्लस आयन, एक है लिथियम 2 प्लस आयन, एक है बेरिलियम 3 प्लस आयन, मान लो ये 3 है, 4 है, 4 ऑप्शन भी हो गए। अब मान लो सबके लिए n का वैल्यू मैं कांस्टेंट रख देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसमें एटम, इस पर्टिकुलर एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर कौन से एटम के लिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसका z वैल्यू सबसे बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा आएगी। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे z का वैल्यू 1 हो जाएगा, हीलियम के लिए यही वैल्यू 2 हो जाएगा, लिथियम के लिए यही वैल्यू 3 हो जाएगा। मतलब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ, फर्स्ट ऑर्बिट बोहर के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻, मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6। वहीं पर हीलियम प्लस आयन के लिए यही वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 2, क्योंकि z का वैल्यू 2 हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं लिथियम डाई पॉजिटिव आयन की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव आयन की बात करूं तो यहाँ पर ये 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 4, मतलब हाइड्रोजन की स्पीड से 2 गुना है हीलियम में, और हाइड्रोजन की स्पीड से 3 गुना है लिथियम में, और हाइड्रोजन की स्पीड में से हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसके हम कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो 2.18 इंटू 10⁻6 है, वहीं पर ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स हो जाएगी। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन डिफरेंट एटम्स। बट ध्यान रखें इसी तरह के आयंस और एटम्स पर ही एप्लीकेबल है, सभी पर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। और अगर मुझे वेलोसिटी के रेशोज लेना है तो v1 बाई v2 बराबर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, z1 बाई z2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n2 बाई n1। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एटम और डिफरेंट सिमिलर एटम, जहाँ पे भी हमें कंपेयर करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है बोहर्स मॉडल के अंदर, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये घूम भी रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 तरह की एनर्जी है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो इसके पास 2 तरह की एनर्जी है। एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी जो इस अट्रैक्शन की वजह से आ रही है, दूसरी होती है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -kZe² बाय r। वहीं पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वहीं पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हो जाती है ½ kZe² बाय r। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगी यहाँ की टोटल एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी क्या होती है, वो टोटल एनर्जी होती है, ये माइनस में से ये हाफ कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा -½
kZe²/r। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है, और दोनों को सम कर दिया जाए तो एक टोटल एनर्जी होती है। और कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे न्यूक्लियस ले लें और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जब ये इन्फानाइट पे पहुंच जाएगा, एट इन्फानाइट ये जो काइनेटिक एनर्जी है, देखो इन्फानाइट पे क्या होगा, ये रेडियस जो होगी ये इन्फानाइट हो जाएगी, और जैसे ही रेडियस इन्फानाइट होगी तो यहाँ पे सब दूर नीचे रेडियस चल रहा है, तो जैसे ही रेडियस इन्फानाइट होगा तो नीचे इन्फानाइट आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तीनों भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इन्फानाइट पे कितना होता है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी इन्फानाइट पे कितना होगा, जीरो। और इत्तेफाक से टोटल एनर्जी भी, दोनों एनर्जी जब जीरो है तो टोटल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एक बात कि जब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखो जब हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो हमारी नेगेटिव वैल्यू थी, और जैसे जैसे हम इन्फाइनाइट की तरफ गए तो ये तो जीरो की तरफ हुई, मतलब माइनस से जीरो की तरफ हुई, मतलब ये इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई। उसी तरह से देखो टोटल एनर्जी जो थी वो भी एक नेगेटिव वैल्यू थी, तो टोटल एनर्जी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस टू इन्फानाइट, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, लेकिन वहीं पे काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव थी पहले, तो हम उसको बोलेंगे वो डिक्रीज हो रही है। तो इन्फानाइट पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो मिनिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड द एनर्जी कंसेप्ट इन बोहर्स मॉडल। वहीं पे अगर हमें कभी भी किसी भी एटम के लिए अगर बोहर्स मॉडल के रिस्पेक्ट में अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास अगर जो हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है किसी भी nth शेल में, वो एनर्जी का वैल्यू होता है -13.6 Z²/n²। ये यूनिट होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम के लिए। अगर मुझे पर मोल पे निकालनी है तो इसको मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है एनर्जी की यूनिट होती है ना, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन है। जूल क्या है, एनर्जी का एसआई यूनिट है। वहीं अगर मुझे ये चीज जूल में कैलकुलेट करनी होती तो ये लिखते हम टोटल एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी होगी माइनस में 21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z²/n² जूल पर एटम। जूल में निकालना है तो बेटा ऐसे निकाल लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूला हमें याद होने ही चाहिए। एक और चीज आपसे पूछी जाती है दैट इज रिलेटेड टू डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड होती है कि अगर किसी भी बोहर्स मॉडल में अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो घूम रहा है, अभी फिलहाल तो हम डी ब्रॉगली की अभी हमने कल्पना नहीं की है, डी ब्रॉगली समझा नहीं है। हम आगे फ्यूचर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है वो भी समझेंगे आगे के लेक्चर में। लेकिन जब हम उसे रिलेट करते हैं कि डी ब्रॉगली को रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, तो ये क्या करेगा, डी ब्रॉगली कहता है कि ये वेव फॉर्म में चलेगा, ये ऐसे ऐसे वेव फॉर्म में चलेगा। तो जब ये चलता है तो इसकी एक वेवलेंथ होगी, तो ये जो वेवलेंथ होती है इसका रिलेशन होता है कि nth ऑर्बिट में चल रहा है और उसकी वेवलेंथ कितनी है, n लैम्डा। ये कौन सी वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये बराबर होती है 2πRn। मतलब ये जो n लैम्डा है ये क्या है, रिलेशन है, किसका रिलेशन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन है। n लैम्डा इज इक्वल टू 2πRn। ये क्या है, सरकमफेरेंस है, मतलब इस ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी वो n लैम्डा, मतलब n टाइम इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। मतलब इस ऑर्बिट, किसी भी बोहर्स ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होती है
वो सरकमफियरेंस किसके बराबर होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है किससे, एन लेमडा से। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा और क्या बात इसमें पूछी जा सकती है सर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो होता है वो जो एंगुलर मोमेंटम हमने बात की थी उसके बारे में भी बोहर्स ने एक सजेशन दिया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, किसी भी बोहर्स के ऑर्बिट में, बोहर्स ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या मतलब हुआ सर कि अगर हम किसी भी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम जो mvr होता है वो nh/2π के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर सवाल आए हैं इसके ऊपर एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π से इंटीग्रल n क्या है, n ऑर्बिट का नंबर है। मान लो अगर हमारे पास पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ये वैल्यू हो जाएगी 1 × h/2π। किसकी वैल्यू है ये, एंगुलर मोमेंटम की। वहीं पे अगर हम सेकंड ऑर्बिट में बात करें तो सेकंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 2 × h/2π, मतलब h/π के बराबर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम ये तीसरे ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में निकालेंगे तो थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 3 × h/2π। उसी तरह से हम फोर्थ ऑर्बिट में निकालेंगे, फोर्थ ऑर्बिट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फोर्थ ऑर्बिट में हो जाएगा 4 × h/2π। ऐसे फिफ्थ ऑर्बिट में निकालेंगे तो हो जाएगा 5 × h/2π। और इस तरह से हम किसी भी ऑर्बिट का जब हमारे पास नंबर होगा उसके लिए अगर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h/2π से मल्टीप्लाई कर देना है उस ऑर्बिट के नंबर को, तो हमें एंगुलर मोमेंटम इन एनी बोहर्स ऑर्बिट फॉर एनी इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड, शाबाश। और क्या सर इस पर सवाल आ सकते हैं और क्या बातें इस पर की जा सकती है, एक और इंपॉर्टेंट बात कि बोहर्स ने ये भी कहा, बोहर्स ने ये भी सजेशन दिया था कि ये जो एनर्जी के लेवल हैं ये आपस में, ये जो एनर्जी के लेवल हैं, ये जो एनर्जी का जो लेवल हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो फिक्स बात है ये क्वांटाइज्ड है। कैसे हैं ये, क्वांटाइज्ड है, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो एक जैसा नहीं है। मतलब ये जो गैप है, ये जो एनर्जी का लेवल है और ये जो एनर्जी का लेवल है, और ऐसे ऐसे करते हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। अगर मैं इसको एनर्जी लेवल नंबर 1 बोल दूं और इसको मैं एनर्जी लेवल नंबर 2 बोल दूं, इसको एनर्जी लेवल नंबर 3 बोल दूं, तो जैसे 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 मैं इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो मैं E1, ध्यान से सुनना, E1 सबसे कम एनर्जी वाला होगा, ऐसे करके मैं E2 की तरफ जाऊँगा, फिर उससे मैं E3 की तरफ जाऊँगा, फिर मैं उससे E4 की तरफ जाऊंगा, और ऐसे करते करते मैं कब पहुंच जाऊंगा, इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाऊंगा। तो ये जो एनर्जी का लेवल है ये धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा और इन्फिनिटी पे जाकर ये जीरो हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो नेगेटिव चल रही है, ये कारण था। लेकिन अगर मैं दो एनर्जी का डिफरेंस निकाल लूँ, E2 - E1, कॉन्सिक्यूटिवली हम क्या करें, डिफरेंस निकालें, E2 - E1, E3 - E2, E4 - E3, आगे वाले से हम निकालते चले जाएं और ऐसा हम इन्फिनिटी तक जाएं, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये डिफरेंस सबसे बड़ा आएगा दूसरे और फर्स्ट के बीच में, फिर ये डिक्रीज होना लग जाएगा और धीरे 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 क्या होगा, इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते ये डिफरेंस बिल्कुल न के बराबर रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच में, जो लगातार ऑर्बिट है उनके बीच में, ये ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस एक जैसा नहीं है, ये क्वांटाइज्ड है, इसी को क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑर्बिट कहते हैं। आ गई बात समझ में, तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके बाद बच्चों जो अगला कंसेप्ट बोहर्स मॉडल से रिलेटेड होता है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी हम क्या करें, एक हाइड्रोजन गैस का एक ऐसा बल्ब बना लें और इस हाइड्रोजन गैस के बल्ब को क्या करें, अगर इसको हम इसमें इसको बल्ब बना लें और बल्ब को ऑन करें, इसको हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दें, तो यहाँ पे जो अंदर गैस भरी होंगी ये क्या होंगी, ये एक्साइट हो जाएंगे और इससे निकलेगी लाइट्स, और इस लाइट को हम क्या करेंगे, प्रिज्म से पास करेंगे, और प्रिज्म से पास करने के बाद जो लाइट होगी उसको कहाँ देखेंगे,
एक ब्लैक पर्दे पर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ कलरफुल लाइट्स दिखाई देंगी, कुछ कलरफुल लाइंस दिखाई देंगी। इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों आया? तो बोहर्स ने सजेशन दिया था कि क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये n=1 है, और ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है n=2 है, और ऐसे ही हमारे पास n=3 है, और ऐसे ही हमारे पास n=4 है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट पे होता है, मतलब सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे होता है, इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इसी को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ध्यान से सुनना। और जो n=2 होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही हो जाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही हो जाएगी बेटा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसी को थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। तो बोहर ने कहा था कि जब भी कोई लाइट एटम के ऊपर इंसिडेंट होती है, उसे एक्साइट किया जाए, तो एनर्जी को क्या क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ग्राउंड स्टेट पर जब इलेक्ट्रॉन होता है, वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। जितनी एनर्जी सप्लाई करोगे उतना ऊपर चला जाएगा, और वहाँ जाने के बाद रुकेगा नहीं, सस्टेन नहीं कर, और वापस नीचे की तरफ जंप करना शुरू कर देगा। जब ये नीचे की तरफ जंप करेगा तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट नीचे आ जाए, एक तरीका, नहीं तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, ऐसे भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, ऐसे आ सकता है। देयर आर सो मेनी वेज। डी एक्साइटेशन होने के कई सारे तरीके होते हैं। और जब ये डी एक्साइट होता है, जब ये डी एक्साइट होता है, तो इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन से, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जब ये जंप करता है, तो ये कुछ सर्टन अमाउंट की एनर्जी फोटॉन्स को क्या करता है? फोटॉन्स की एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एनर्जी को रिलीज करता है, और ये एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा। मान लीजिए देखो, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। अब मान लो कि ये यहाँ पर एक फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ से यहाँ गया, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जहाँ से वो जंप कर रहा है और जहाँ पर वो जंप कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। मतलब डेल्टा E, एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसके बराबर का फोटोन जो है वो क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। इतनी एनर्जी को वो क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। इतना एनर्जी को वो क्या कर देगा? रिलीज करेगा। जंप करते समय, री जंप करते समय, नीचे आते समय, डी एक्साइट होते समय। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होता है, वो एक्साइट किया जाए, तो एक्साइट करते समय क्या होता है? वो एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ऊपर जाता है। और जब वो ऊपर जाता है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, एक सर्टन लेवल पर पहुंचने के बाद वो डी एक्साइट होता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को क्या करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी को क्या करता है? रेडिएट करता है। और इसी रेडिएशन को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट एनर्जी के जो फॉर्म होते हैं, इन्हें उसने अलग अलग नाम भी दिए। इन जो रेडिएशन में उसने कहा कि पहला रेडिएशन होता है इसमें लाइमन सीरीज। ये जो लाइमन सीरीज का रेडिएशन होता है, ये यूवी रेस के फॉर्म में एमिट होता है, क्योंकि अलग अलग रेडिएशन है। जितनी ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन होगा, जितनी ऊपर से नीचे की तरफ एक्साइटेड होगा, डी एक्साइट होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन हमें मिलता जाएगा। दूसरी उसने सजेशन दी बामर सीरीज। तीसरी सजेशन दी उसने लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, फुंड, हम्फ्रे एटसेट्रा। ये जो बामर सीरीज का जो ट्रांजिशन होता है, ये विजिबल रीजन में होता है। कभी कभी ये डायरेक्ट ऐसा कैसे पूछ लिया जाता है। तो यूवी रेस की एनर्जी ज़्यादा है, विजिबल रेस की एनर्जी कम है, मतलब ये बहुत ऊपर से आ रहा है और सीधे फर्स्ट पे आ रहा है। बामर का जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जा रहा है, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे एनर्जी का लेवल कम होता चला जाएगा। लाइमन, बामर, बामर का पास्चन आएगा। पास्चन जो होता है वो इंफ्रारेड में होता है, ये फार इंफ्रारेड में होता है। ये फार इंफ्रारेड होता है, और ये वेरी
फार इंफ्रारेड होता है, ऐसा हमने इनको नाम दे दिया है। यहां पे जो ट्रांजिशन होता है वो वहां पर जहां पर ये गिर रहा है, जहां ये ट्रांजिशन आ रहा है उसको बोलेंगे N1। उस जगह को जहां पे ट्रांजिशन होता है उसको बोला जाता है N1। जहां से ट्रांजिशन किया जा रहा है, हो रहा है, पॉसिबल आ रहा है, जहां से डी एक्साइट हुआ है इलेक्ट्रॉन, उस जगह को बोला जाता है N2। तो जब भी ट्रांजिशन 1 पर होता है, ग्राउंड स्टेट पर होता है, उसे लाइमन सीरीज बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन 2 से लेकर इन्फिनिटी पे से आ सकता है, डी एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन। और जब 2 पर ट्रांजिशन होता है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांजिशन होता है, तो उसे बामर सीरीज कहते हैं। तो ऑब्वियस ये 3 से लेकर इन्फिनिटी से आएगा ट्रांजिशन। इसी तरह से ये 3 पर ट्रांजिशन होता है और 4 से लेकर इन्फिनिटी से आएगा ट्रांजिशन। उसी तरह से ये 4 पे ट्रांजिशन होता है और ये 5 से लेके इन्फिनिटी से आता है ट्रांजिशन। उसी तरह से ये 5th पे ट्रांजिट होगा और 6 से लेके इन्फानाइट से ट्रांजिशन होगा। उसी तरह से ये 6 पे ट्रांजिशन होगा और ये 7 से लेके इन्फानाइट से ट्रांजिशन होगा। ऑब्वियस इससे अबव लेवल से ये डी एक्साइट होने वाला है ना। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इन ट्रांजिशन के लिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वाला होता है लाइमन सीरीज, उसके से कम होता है बामर सीरीज, उससे कम होता है पाशन सीरीज, उससे कम होता है ब्रेकेट, उससे कम होता है फुंड। इसी तरह से हमफ्रे। यहां से लेके यहां तक ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये एनर्जी है, एनर्जी डिक्रीज। तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द रेडबर्ग इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। रेडबर्ग, इसके लिए हमें एक रेडबर्ग इक्वेशन की जरूरत होती है जो हमें कैलकुलेट करती है कि क्या वेवलेंथ है। तो ये वेवलेंथ होती है 1/λ इज इक्वल टू R Z², जहां पे R गैस कांस्टेंट नहीं है, R रेडबर्ग कांस्टेंट है। आप चाहो तो R के नीचे थोड़ा सा H लिख दो, ऐसा लिखा होता है कभी कभी। R रेडबर्ग कांस्टेंट है, हाइड्रोजन H फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये वैल्यू होती है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। आई बात समझ में? और ये इक्वल टू होता है वेव नंबर के। तो यहाँ पे वेव नंबर कैलकुलेट करना हो तब भी, और अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तब भी हम ये यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दो अलग अलग ट्रांजिशन के लिए अगर वेवलेंथ या वेव नंबर को हमें कंपेयर करना है तो इसको हम इस रेशो से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे λ1/λ2। तो देखो लैम्डा, यहाँ पर देखो ये लैम्डा 1/λ इसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/λ है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। आर यहाँ पे कांस्टेंट है तो λ1/λ2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Z इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे लिखेंगे Z2/Z1, दोनों का स्क्वायर है। और यहाँ पे आपका सेकंड ट्रांजिशन जो भी नीचे वाला है, और यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट ट्रांजिशन, और दोनों को वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। आई बात समझ में? जो भी हमें कैलकुलेट करना होगा उसका ट्रांजिशन हम यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो R का वैल्यू होता है ये 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये R के लिए वैल्यू होता है। R का वैल्यू कितना है? 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये R का वैल्यू होता है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। तो R की वैल्यू जब भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा देखो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ लाइन्स, तो हम कैसे करेंगे? देखो मान लो कि हमारा कोई भी डी एक्साइटेशन हो रहा है, कितनी लाइन पॉसिबल है देखो गिनते हैं। मान लो ये इनका वैल्यू 1 है ना, और ये इनका वैल्यू 2 हो गया, ये इनका वैल्यू 3 हो गया, ये इनका वैल्यू 4 हो गया। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया एक्साइट होकर, तो यहाँ से जब डी एक्साइट होगा तो कितनी लाइमन सीरीज बनेगी? तो एक पॉसिबल लाइमन सीरीज तो यहाँ से यहाँ आ जाए एक, दूसरी पहले वो यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ आए 2, फिर यहाँ से आए 3, ये 3 लाइमन सीरीज बनेगी। वहीं पे बामर की बात करें तो बामर यहाँ आएगा, सेकंड पे जब ट्रांजिट होता है उसे बामर कहते हैं, और उसके बाद बात करेंगे तो ये पाशन होगी। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कौन सी सीरीज बनती है? लाइमन, और लाइमन से हमेशा एक कम बामर, और बामर से हमेशा एक कम क्या होती है? पाशन। अब ये देखो ये जो ट्रांजिशन हुआ है, जहाँ से ट्रांजिशन हुआ वहाँ से कहाँ हुआ? लाइमन का ट्रांजिशन होता है 1 पर, तो जहाँ से भी ट्रांजिशन हो रहा है वो n और उसकी माइनस में 1 कर दो, n-1 कर दो। अगर आप n-1 कर दोगे
तो ये नंबर ऑफ लाइमन सीरीज मिल जाएगी आपको। अगर n-2 कर दिया जाए, इतने नंबर ऑफ बामर सीरीज मिल जाएंगे आपको। और n-3 कर दिया जाए, तो इतने नंबर ऑफ पास्शन सीरीज मिल जाएंगे आपको। और n-4 कर दिया जाए, तो इतने नंबर ऑफ ब्रैकेट सीरीज मिल जाएंगे आपको। और n-5 कर दिया जाए, तो इतने ही नंबर ऑफ फुंड सीरीज मिल जाएंगे आपको। ऐसे आप हमफ्रे निकाल सकते हो। बात समझ में? इसको इन सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस, इस पे सवाल आते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर टाइप की लाइन का ही क्वेश्चन आए, कितनी बामर लाइन होंगी, कितनी पास्शन लाइन होगी, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कितनी बामर लाइन है, कितनी ब्रैकेट लाइन है, कितनी फुंड्स लाइन है, कितनी आपके पास पर्टिकुलर कोई भी नेम ऑफ लाइन दिया गया है, तो जहां से ट्रांजिशन हो रहा है और कहाँ वो ट्रांजिशन होता है उस जगह को माइनस कर दो। n-1 1 पे ट्रांजिशन होता है, n-2 n-3 n-4 n-5 n-6, लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट और वी कैन कंप्यूट द डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक छोटा सा यहाँ पर ये एक रिवीजन हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स हम करके देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं हमारे, वो कुछ न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं क्या, कुछ न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं क्या, है ना। कुछ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हम करके देखें जो हमारी एग्जाम्स से रिलेटेड हैं या पहले PYQ में आए हुए हैं, वो करके देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इन बामर सीरीज, देखो पहला ही क्वेश्चन बामर सीरीज का है, तो इन बामर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन ऑफ द रेड एंड। अब देखो बामर सीरीज के बारे में एक बात ध्यान रखना कि बामर सीरीज सबसे पहली बात कहाँ पे आती है, n=2 पे आती है। तो ऑब्वियस है कहाँ से आएगी, 3 से 4 से 5 से 6 से कहीं से तो आएगी, है ना। देखो किसी भी ट्रांजिशन पे जो फर्स्ट लाइन होती है उसको अल्फा लाइन भी कहते हैं, सेकंड लाइन को बीटा लाइन भी कहते हैं, थर्ड लाइन को गामा लाइन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। फोर्थ लाइन को डेल्टा लाइन भी कहते हैं, डेल्टा लाइन। और सबसे एंड से इन्फानाइट से जो लाइन आती है, इन्फानाइट से जो लाइन आती है उसे लिमिट लाइन भी कहते हैं, लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग या एंड लाइन भी कहते हैं, एंड या मार्जिनल लाइन भी बोलते हैं कभी कभी, ध्यान से समझना। दूसरी बात, क्योंकि ये विजिबल रीजन के अंदर है, विजिबल स्पेक्ट्रम है इसका, विजिबल रे के अंदर स्पेक्ट्रम होता है बामर लाइन का, तो ये विबग्योर देगा, ध्यान से सुनना, ये विबग्योर देता है। विबग्योर में क्या होता है, वॉयलेट एंड जो होता है वो सबसे हाई एनर्जी होती है, तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी, तो रेड एंड जो भी होगा वो सबसे कम एनर्जी वाला होगा। बात करी जा रही है रेड एंड की, तो देखो जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी ट्रांजिशन की, जो फर्स्ट लाइन होती है अल्फा लाइन, वो सबसे कम एनर्जी की लाइन है, और जो लिमिटिंग लाइन होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक लाइन होती है। फर्स्ट लाइन हमेशा लेस एनर्जेटिक है, लास्ट लाइन लिमिटिंग लाइन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। मतलब ये हमारा रेड एंड है और ये हमारा वॉयलेट एंड भी है, ध्यान रखना ये बात। बामर के लिए रेड एंड और वॉयलेट एंड क्या होता है। नाउ अब हमारे बोला गया थर्ड लाइन, तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन हो गई। ये n का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, ये n का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया, और ये n का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 से 2 पे आना है आपको, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यहाँ से यहाँ, ये 5 से 3 पे आना है, तो 5 से 2 पे आना है क्योंकि बामर है। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये लाइमन है। 2 से 5 एब्जॉर्प्शन है, 3 से 2 फर्स्ट ट्रांजिशन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ शेल में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई होता है, n की वैल्यू 5 इंटू h अपॉन 2 पाई होता है, 5/2 करेंगे तो 2.5 h अपॉन पाई। ऐसा कहीं आंसर दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन कहाँ से दिया बेटा, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n=4 से n=2 ऑफ हीलियम इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग। इनमें से कौन से ट्रांजिशन के लिए, तो पहले हीलियम का ट्रांजिशन निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रांजिशन निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा बराबर हो गया आपका r z², z हो गया हमारा हीलियम के लिए, z ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, और ट्रांजिशन दिया है
4 से 2 पे दिया है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। लेमडा निकाल लो, लेमडा से लेमडा कंपेयर कर लेना, दोनों का लेमडा सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो गया r इंटू 4, यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 4 इंटू 16, 4 इंटू 16, और ये कितना हो गया ऊपर, ये हो गया 4 माइनस 1, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया तो ये आ रहा है 3/16, राइट, मतलब 3/16, राइट। तो हो गया 1/λ इज इक्वल टू 3/16r, ये आना चाहिए। अब ये कौन से ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आ रहा है उसके लिए चेक कर लो। तो फर्स्ट वाले के लिए केस करके देख लो भैया, फर्स्ट वाले का ट्रांजिशन कितना हो गया, ये हो जाएगा r इंटू 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब ये तो 9 हो रहा है, मतलब ये तो क्या 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 मतलब 8/r हो, तो ये तो आएगा नहीं। सेकंड वाला करके देख लो, सेकंड वाले में क्या आ रहा है, ये आ रहा है अच्छा यहाँ पे नीचे ये 4 नहीं आएगा ना, यहाँ 16 ही आएगा, एलसीएम यहाँ 16 ही आएगा, तो 4 से 16 गया तो यहाँ 4 आना चाहिए था, राइट, यहाँ 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी करके देखो, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, r इंटू 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एलसीएम लिया 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3/4r, तो ये आ रहा है आंसर, सेकंड आंसर है इसका। तो सेकंड आंसर है इसका, सेकंड वाले ट्रांजिशन के लिए ये वाला वेवलेंथ और ये वाली वेवलेंथ मैच कर गई तो फ्रीक्वेंसी भी मैच हो जानी चाहिए, है ना। एलसीएम सही से लेना, मैंने गलत ले लिया था, आप सही से ले लेना। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैसियस सोडियम एटम इज़ 495.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है सर। द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट आयनाइज अ सोडियम एटम, सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए कितना है, देखो सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैसियस एटम इज 1 मोल के लिए इतना लग रहा है, देखो 1 मोल के लिए इतना लग रहा है, तो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट आयनाइज द सोडियम एटम कितना लगेगा, देखो 6.023 इंटू 10 की पावर 6 इसको 6 इंटू 10 की पावर 23 ले लें, इतने के लिए आपको लग रहा है 495.5 किलो जूल मतलब 10 की पावर 3 जूल, इतना लग रहा है। तो एक एटम के लिए कितना लगेगा एनर्जी, एक एटम के लिए लगेगा 495.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23, ये लगेगा। ये एक एटम के लिए, एक सोडियम एटम के लिए इतना एनर्जी लगने वाला है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है बताओ, एनर्जी हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है ना, द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ई बराबर होता है एच न्यू, ई बराबर होता है एच न्यू। तो यहाँ से आप ई कितना निकला वो रख दो और एच रख दो और न्यू की वैल्यू निकाल लो। ई कितना है, ई हो गया 495.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23, और h इधर आ जाएगा नीचे, h हो जाएगा 6.624 इंटू 10 की पावर माइनस 34 बराबर ये फ्रीक्वेंसी के हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लो तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। आई थिंक आंसर इसका थर्ड आएगा, चेक कर लो एक बार आप, है ना, कैलकुलेट करके एक बार आंसर इसका चेक कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इतना दिया गया है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। कहाँ से निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट से। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पर रहता है, किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट में, खास करके हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2 प्लस आयन, इन सब के लिए अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है। तो उस ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है, उस आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में दी है तो उस पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी नेगेटिव में होगी, राइट। तो ये जो एनर्जी है मतलब फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम प्लस माइनस 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18
जूल पर एटम, ये एनर्जी हो गई। अब एनर्जी जो होती है, देखो एनर्जी के बारे में हमें पता है, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर से। द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, मतलब ये एन, इसका भी फर्स्ट लेना है, और दूसरा जो एटम है वो लिथियम 2+ आयन है, उसका भी फर्स्ट ही लेना है। तो ये भी, ये तो हो जाएगा सेम कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब एनर्जी जो हो जाएगी वो, मतलब हम मान लेते हैं हीलियम आयन की जो एनर्जी है डिवाइडेड बाय जो लिथियम 2+ आयन की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड से। और जेड जो है स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब हीलियम का जेड हो गया 4 और ये लिथियम के लिए हो गया 9। यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा -19.6 इंटू 10 -18 इंटू 9/4 इक्वल टू लिथियम 2+ आयन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाएगी। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये एनर्जी माइनस में आएगी 4.41 समथिंग समथिंग, आप कैलकुलेट करके चेक करिए। चलो देखो, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दे दिया, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस दिया a0। आपको याद करो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइड बाय z। अब इसमें एटम सेम लिया गया है, रेडियस हाइड्रोजन एटम ही लिया गया, तो एटम सेम है मतलब z सेम है, मतलब दो अलग अलग रेडियस, एक r1 रेडियस हो गई और दूसरी रेडियस थर्ड ऑर्बिट के लिए नहीं है तो r3 हो गई, और दोनों का n1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर, ऐसा लेना पड़ेगा। n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमें a0 रख देना है। तो r3 का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 3 3 9 a0 आ जाना चाहिए। ये तो हो गया r3। अब आप याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि n लैम्डा d इक्वल टू होता है 2πrn। अब थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही है ना सवाल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑर्बिट नंबर 3 है, 2 पाई की जगह पाई रख दो, और ये आर एन की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो 9a0, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, सो लैम्डा डी इज इक्वल टू आ गया 6πa0। दिस इज द आंसर, 6πa0। आया समझ में बेटा? आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दिया गया है, उससे थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालो और इस एक्सप्रेशन में रख दो जो रिलेट करता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ और सरकमफियरेंस को। मैंने आपको सिखाया था ना बेटा, आप इसको ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग फार्मूला यूज हो रहे हैं, आप एक ही फार्मूला से सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कब कौन सा फार्मूला यूज करना है ये आपको क्वेश्चन देखकर समझना पड़ेगा। यही आपका एग्जाम में बेसिकली देखा जाए तो, कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पाते क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, द वेव नंबर ऑफ अ फर्स्ट एमिशन। वेव नंबर मतलब ये होता है RZ स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। अब फर्स्ट एमिशन लाइन, किसकी फर्स्ट एमिशन लाइन है, बामर सीरीज की फर्स्ट एमिशन लाइन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो ये 3 से 2 पे आएगी लाइन, 3 से 2 की लाइन है, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन 3 से 2 होती। यहाँ रख दो ये वैल्यू। एटम कौन सा दिया है, हाइड्रोजन, तो ये न्यू बार बराबर हो जाएगा R इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 = 36 और 9 में से 5 चला गया, तो ये न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाय 36। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो द वेव नंबर निकालना था, तो वेव नंबर तो यही आ रहा है, यही आंसर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग इन एन ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, लिथियम 2+ आयन एटम दिया गया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स, कितने नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे। यार ध्यान रखना कि जो भी ऑर्बिट का नंबर है वही ऑर्बिट का नंबर और नंबर ऑफ वेव सेम होती है। ऑर्बिट नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड। ये चीज़ ध्यान रखने की होती है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आपको सबसे पहले ऑर्बिट का नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑर्बिट का नंबर बेटा आप कैसे निकालोगे, ऑर्बिट का नंबर आप कैसे निकालोगे, ऑर्बिट का नंबर निकालने के लिए आपको एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एनर्जी वाला फॉर्मूला कौन सा वाला, एनर्जी बराबर क्या होती है, एनर्जी बराबर होती है
-13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यही होता है। तो एनर्जी कितनी है 30.6, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी, सेपरेट करने की, तो माइनस में लिख दो यहाँ पे इसी को, -30.6, ये उस ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगी -13.6। Z तुम्हें दिया गया है लिथियम आयन के लिए, Z होता है 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 36.6, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, ये 4 आनी चाहिए, तो n का वैल्यू तुम्हारा कैलकुलेट करने पर 2 आना चाहिए। तो इसका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये, 2 आंसर है इसका बेटा, कर लेंगे आप, है ना, मज़ेदार है, इजी है ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। क्या क्वेश्चन है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, देखो क्या क्वेश्चन क्या है भैया, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, 1 मोल, इसके 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 242 किलो जूल की एनर्जी लगती है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग सिंगल बॉन्ड को निकालने के लिए, तो देखो 6 × 10⁻23 क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने में लग रही है 242 × 10⁻, अभी क्वेश्चन किया था इसी टाइप का, वैसा ही क्वेश्चन है, जूल की एनर्जी, तो एक को तोड़ने के लिए लग जाएगी 242 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23 जूल, इतनी एनर्जी लग जाएगी आपको इसको करने के लिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी मिल गई। अब उसके लिए वेवलेंथ कितनी लगेगी, तो E बराबर क्या होता है, hc/λ होता है, यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H का वैल्यू 6.624 × 10⁻34 इंटू C का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय एनर्जी, मतलब ये पूरी वैल्यू 242 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23, तो ये ऊपर आ जाएगा 6 × 10⁻23। इस सबको आप कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू कैलकुलेट करने से आपको आंसर मिल जाएगा। आया बात समझ में, क्या करना था, क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, इस एनर्जी को 1 मोल के लिए एनर्जी दिया गया है, एक को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी लगी, तो अब लैम्डा कैलकुलेट करो, आंसर निकल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। एक गैस अब्जॉर्ब करती है फोटोन, कितने क्या, किसका फोटोन अब्जॉर्ब करे 355, ठीक है, एंड एमिट कर रही है 2 वेवलेंथ, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ऐसा करके वो ऊपर गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब कर रही है वो हो गया 3355 का, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब की। जब वो नीचे आई तो पहले यहाँ पे आई, फिर यहाँ से यहाँ पे आई, तो एक उनमें से जो है वो 680 का है, तो दूसरा कितना है ये पूछा है। तो देखो जब वो ऊपर गई तो एनर्जी टोटल E थी, और नीचे आई तो E1 + E2 हो गई, ऊपर जाने की एनर्जी hc/λ, नीचे आने की एनर्जी hc/λ1 प्लस hc/λ2 है ना, 1/λ मतलब ये वाला, इसको hc से कैंसिल कर दो, 1/λ हो गया 355 बराबर 1/680 प्लस 1/λ2, ये तुम्हें निकालना है, इसको कैलकुलेट कर लो, आई थिंक 743 के आसपास आंसर आना चाहिए आपका, इसके आसपास नैनोमीटर में आंसर आना चाहिए, चेक कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर नैनोमीटर में दिया है, तो जो तुम कैलकुलेट करोगे वो भी नैनोमीटर में ही आ जाएगा। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या कहा इस क्वेश्चन ने, एक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 355, वेवलेंथ है उसकी 355 नैनोमीटर की, वो ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद डीएक्साइट हुआ, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में हुआ, पहले वाला 680 की वेवलेंथ है तो दूसरे वाले की वेवलेंथ बता दो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दे मेरे बेटा, आंसर आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, है ना, आसान कंसेप्ट है, 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 हमें उसे और आसान बनाना है, और आसान बनाना है।
कैसे बनेंगे आसान? प्रैक्टिस कर करके बनेगा, प्रैक्टिस कर करके बनेगा। प्रैक्टिस करना है, कब तक करना है सर प्रैक्टिस? जब तक कि मेरा सिलेक्शन ना हो जाए मेरे मन के अंदर, मुझे कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि अब मुझे आ रहा है। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते जाना है। क्वेश्चन इजी है, मैं कर लूंगा, ये माइंडसेट से काम मत कीजिए। प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चाहे आपको, अगर वो काम आपको आसान लग रहा है, मतलब आपको और उसकी प्रैक्टिस बढ़ा देनी चाहिए, ताकि वो आसान तो है लेकिन आपकी उसमें स्पीड भी बढ़ जाए, स्पीड भी बढ़ जाए, है ना। हाँ, मुझे तो ये आता है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, मुझे तो ये आता है, मैं तो करके देख लूँगा, लेकिन एग्जाम में जाके फिर वहाँ पे मिस्टेक्स अगर आपने कर दी तो एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं संदेश दे रहा हूँ आपको, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ आपको, है ना। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बच्चे क्या गलतियाँ कर देते हैं, है ना। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करना है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट बनाइए, कैलकुलेशन जो है आप करते जाइए, कॉन्सेप्ट को भी समझते जाइए। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है, कौन से क्वेश्चन पहले वैसे कैसे आए हैं। तो अगर फ्यूचर की भी बात करें तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाली एग्जाम्स में हमें देखने को मिलेंगे। देखा हुआ क्वेश्चन होगा, जाना पहचाना सा क्वेश्चन होगा, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। एकदम नया नया सा क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन की, तो डर लगेगा एग्जाम में जाकर। और उस डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। और अगली प्रैक्टिस क्या है? द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ अ रेडिएशन ऑफ 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन के कितनी एनर्जी लगेगी? द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है ना। 1 मोल फोटोन के लिए एनर्जी कितनी लगेगी? तो E बराबर एन एच न्यू, ये फॉर्मूला था ना, नंबर 1 फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो एन 1 मोल है फोटोन की एनर्जी इतनी हो जाएगी। E बराबर एन की वैल्यू कितनी होगी? 6 इंटू 10 की पावर 23 या 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी ले सकते हो आप। एच की वैल्यू रख दो 6.624 इंटू 10 की पावर -34, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर 12। अब मेरे बेटा ये वाला कैलकुलेशन तो तू बहुत आसानी से कर सकता है, मुझे पता है ना। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, कर लोगे ना मेरा बेटा? कर लेना बेटा, है ना, कर लेना इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन ही तो करनी है, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन किलो जूल, यही आपका होमवर्क है एक्चुअली। कैलकुलेशन आपको करना है ताकि आप एक बार क्वेश्चन करोगे। मैंने अगर यहाँ लिख दिया ना पूरा, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, मुझे पता है ना। तो आप मेरे साथ साथ कम से कम उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके देख लो, आपका आंसर मैच होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में एनर्जी बताओ भैया। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एनर्जी इन किलो जूल पर मोल फॉर अ लाइट जिसकी वेवलेंथ आपको दी गई है, वेवलेंथ दे दी गई है ना। और उस लाइट के लिए किलो जूल पर मोल पे निकालनी है, किलो जूल पर मोल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन किलो जूल पर मोल? तो देखो एनर्जी बराबर होता है एन एच सी बाय लेमडा, क्योंकि लेमडा दिया गया है इस बार, फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई। और पर मोल पे निकालनी है, तो एन की वैल्यू 1 मोल के लिए निकल, 1 की वैल्यू इतनी होती है, 1 मोल के लिए इतनी हो जाएगी। और किलो जूल में लाना है, किलो जूल में लाना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 10 की पावर 3 से, तो किलो जूल में बदल जाएगी आंसर। अब वैल्यू रख दो आप 6 इंटू 10 की पावर 23, सर ये मोल्स के लिए हो गया। H का वैल्यू 6.624 इंटू की पावर -34, ये हमारा प्लांक्स कांस्टेंट हो गया। C होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, ये लाइट की स्पीड हो गई। डिवाइड बाय लेमडा दिया गया है, लेमडा कितना? 633 दिया गया है, तो 633 इंटू 10 की पावर नैनोमीटर में दिया गया है, तो -9 लगा देना, डिवाइड बाय 10 की पावर 3। सर ये 10 की पावर 3 क्यों? क्योंकि आंसर किलो जूल में चाहिए। और सर यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्यों? क्योंकि पर मोल चाहिए, 1 मोल के लिए निकालना है, तो आंसर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है करके आंसर निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे ना बेटा, निकाल लीजिए। इजी क्वेश्चन है। कैसे आपने देखा कि 3-4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं पीवाईक्यू में, ऐसे सेक्शंस में दिख रहे हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और प्लांक्स थ्योरी से क्वेश्चन आए हैं। मतलब कंसेप्ट तो इसका इजी है, बस आपको कैलकुलेशंस बनानी है, कैलकुलेशंस करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 50 वाट का बल्ब है। 50 वाट, वाट क्या होती है? पावर होती है। मतलब इसकी पावर कितनी है बल्ब की? 50 है। और पावर क्या होती है? जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतना एनर्जी लिबरेट कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम तो दिया नहीं गया है कि कितने सेकंड का है, तो हम 1 सेकंड के लिए मान लेंगे। अब ये हमारी एनर्जी भी हो जाएगी, मतलब एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास? 50 जूल हो गई पर सेकंड में, 1 सेकंड में।
मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट वेवलेंथ दे दिया गया है, द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, तो बड़ा बच्चे बन जाओ, E बराबर एन, ये निकालना है इस बार, एच सी बाय लेमडा। E कितना है 50 जूल, तो लग दो 50, एन तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, एच कितना है 6.624 इंटू 10 की पावर -34, सी कितना होता है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, सर लेमडा कितना दिया है 795 इंटू 10 की पावर -9। सर ये -9 क्यों लगा रहे हो आप, सर मेरे पास ये नैनोमीटर में है ना सर, एमस्ट्रॉन्ग में होता बेटा तो 10 की पावर -10 लगा देते। अब वैल्यू रख दी है, एन की वैल्यू तू कैलकुलेट कर लेना, और उस जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा ना उसको तू x इंटू 10 की पावर 20 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो इसका जो आंसर है ना 1.998 इंटू 10 की पावर 20 के आसपास आएगा, ये x का वैल्यू। तो इसको अप्रॉक्सीमेट 2 इंटू 10 की पावर 20, ये आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, एक बार आंसर आ जाएगा बेटा, चेक करियो, कर लेगा ना बेटा, बहुत बढ़िया। दिवाली के फटाके तो बहुत फोड़ लिए, अब जेई के लिए कुछ क्वेश्चन वाले फटाके भी फोड़ लिए जाएं तो कैसा रहेगा। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी 13.6 है, द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। कैसे करेंगे सर, है ना, सेकंड हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी दे दी गई ग्राउंड स्टेट की, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की, और एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो पहली बात समझो, n इक्वल टू 1 को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ध्यान से सुनना, और n इक्वल टू 2 कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n इक्वल टू 3 को कहते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की ही एनर्जी पूछी गई है, तो भैया क्या करने का, देखो एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी z स्क्वायर से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर से, राइट। तो एनर्जी ऑफ किसका दिया है, हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इक्वल टू हो जाएगा Z1, मतलब Z जो ये वाला हीलियम, हीलियम नीचे है ना, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाइड्रोजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय हीलियम के लिए हो गया 2 का स्क्वायर, ये Z की वैल्यू रख दी, इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, तो इसका n फर्स्ट वाले का n, फर्स्ट मतलब 1 का स्क्वायर, और इसका हमें सेकंड चाहिए मतलब थर्ड 3 का स्क्वायर, ऐसे करना है हमें इसको। और इसकी वैल्यू हमें हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम की वैल्यू दी गई है -13.6, तो ये वैल्यू रख दी हमने। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इज इक्वल टू हो गया, ये हो गया 4, मतलब -13.6 इंटू 4/9, ऐसा कर देना है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर होगा आपकी आंखों के सामने, और आप इसे बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन तो आपके लिए आसान है। और बाकी की बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, डी ब्रॉगली मॉडल के बारे में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, और वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में। हम ये सारी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए फिर से आपके प्यारे गोयल सर का। तब तक के लिए बेटा एक बार फिर से सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।